जी सर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डे 5 सेशन 2 सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पार्ट और न्यूमेरिकल पार्ट को करते हुए सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, बड़ा इम्पोर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि ये वाला कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को ना आता हो तो वो न्यूमेरिकल को समझ ही नहीं पाता, हैंडल ही नहीं कर पाता। ये कॉन्सेप्ट है अपोर्शनमेंट का। अपोर्शनमेंट कहते हैं सर जी तकसीम करने को। तकसीम वो चीज़ की जाती है जिसके बारे में आपको क्लैरिटी ना हो। एक होता है हिस्सा, हिस्सा वो होता है इसका पता कि यार इसका कितना बनता है। तकसीम वो होता है जिसमें आपको पता नहीं होता और आप एक अंदाजे के मुताबिक सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तकसीम कर देते हैं। और मैं अक्सर इसको मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर 3 दोस्त कढ़ाई खाने जाएं तो वो उनका 3000 का बिल बने तो वो आपस में बिल को अमेरिकन सिस्टम इसको कहते हैं तकसीम कर देते हैं, 1000 रुपया कंट्रीब्यूट कर देते हैं। वो नहीं देखते कि किसने कितना खाया है। हालांकि अक्सर ऐसे होते हैं कि कुछ साहब ज़्यादा खाने वाले होते हैं, कुछ सिर्फ उनको देख देख के ही परेशान हो रहे होते हैं कि यार इतना खा गया। लेकिन आपको ये नहीं, आप ये नहीं देख रहे होते और आप जितना बिल बनता है उसको 3 पे तकसीम कर देते हैं, चूंकि आपके पास कोई बेस नहीं होती। 3000 रुपये का बिल है, 3 बंदे हैं, 1000 रुपये पर पर्सन आ गया। दिस इज अपोर्शनमेंट। अच्छा, अगर यही लोग चिकन नान खाने चले जाएं और लेट से एक चिकन नान अगर 500 का है और एक बंदा 2 चिकन नान खाए और बाकी 2 दोस्त एक एक चिकन नान खाएं, तो जिस बंदे ने 2 नान खाए होंगे वो जरूर कहेगा कि यार कितना बिल बन गया, 3 पे डिवाइड करो। अब ऐसा नहीं होगा। अब आप कहेंगे नहीं भाई, जिसने 2 नान खाए वो 1000 देगा, जिसने एक एक खाए वो 500 देगा। ऐसा होता है या नहीं होता? अच्छा, एक बात समझिए, इसको कहते हैं एलोकेशन। नान के केस में पैसों को तकसीम करना, पैसों को किसके हिस्से कितने पैसे आ रहे हैं उसका हिस्सा निकालना आसान था और स्ट्रेट फॉरवर्ड था। हाँ, ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था जब वो कढ़ाई वाला सीन था। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये डिफरेंस होता है अपोर्शन और एलोकेशन में। अपोर्शनमेंट असल में कहते हैं कि जब आपके पास बेसिस नहीं होती, जब आपके पास कोई चीज़ कॉमन होती है, फिर उसको करते हैं। छोटी सी वैसे रैंडम एग्जांपल जिन में ये 4 भाई एक घर में रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं, जितना भी बिल आया डिवाइड बाय 4 करके आपस में दे देते हैं। इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। एक भाई ने जब अपने घर अपने कमरे में 2 एसी लगवा लिए हैं, अब उनके दरमियान झड़प शुरू हो जाएगी कि भाई एक तो बिजली महंगी होगी, ऊपर से तुमने दूसरा एसी भी लगा लिया। वो कहता है मुझे गर्मी ज़्यादा लगती है। अब हल क्या है? वो सब मीटर लगवा लेते हैं। होता है ना सर ऐसे। इस केस में अब जो जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है उसको उतना बिल देना पड़ेगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये एलोकेशन ये एलोकेशन है। सर जी जो पॉइंट समझाना चाह रहा था, अगर मैं वो उसको सवाल पर ढाल दूं, अब अप्लाई करूं, सर जी अगर तो आपको पता है कि ये जो चीज़ परचेज की है ये टैक्सेबल गुड्स के लिए की है तो उसका इनपुट टैक्स क्लेम करेंगे। और अगर आपको पता है कि अगर ये परचेज एग्जैम्प्ट गुड के लिए की है तो उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। और अगर आपको पता हो कि ये वाली परचेज 0 रेटेड के लिए की है तो उसका रिफंड मिलेगा। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं?
अब मेरी एक एग्जांपल लेना, एक बंदा मैंगोज से रिलेटेड बिजनेस करता है और मैंगो से को राइप करने के लिए वो एक राइपिंग केमिकल खरीदता है 1,00,000 रुपए का, जिस पर वो टैक्स देता है 18,000 रुपये। अब ये काम क्या करता है सर जी? ये 3 काम करता है। मैंगोस बेचता है, मैंगोस एक्सपोर्ट करता है और मैंगो जूस भी बनाकर बेचता है। अब ये जो केमिकल इस्तेमाल होता है मैंगो को राइप करने के लिए, ये जो इस पर जो इनपुट दिया है, मुझे ये बताइए कि वो रिफंड होगा या इनपुट क्लेम होगा या इग्नोर होगा? क्योंकि जो सिर्फ मैंगो बेचना है ये एग्जेम्प्ट आइटम है, ऐसा ही है ना सर? इस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना। और ये जो मैंगो एक्सपोर्ट कर रहा है ये क्या है? जीरो रेटेड। और ये जो मैंगो जूस बनाकर बेच रहा है ये क्या है? टैक्सेबल। तो अब ये जो 18,000 दिया है इनपुट टैक्स, इसका क्या होगा? सर अगर सवाल पिक करेंगे तो फिर जवाब समझ आएगा ना। असल में ये प्रॉब्लम है, 18,000 रुपए का इनपुट टैक्स दिया हुआ है, उससे टैक्सेबल भी बन रहा है, एग्जेम्प्ट भी बन रहा है, जीरो रेटेड भी बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या करेंगे? फिर अपोर्शनमेंट करेंगे। अगर 5,000 की सप्लाईज या 5,00,000 की सप्लाईज एग्जेम्प्ट की हैं, 5,00,000 की सप्लाईज जीरो रेटेड की हैं और 10,00,000 की सप्लाईज टैक्सेबल की हैं, तो इस बेस पर क्या कर लिया जाएगा? अपोर्शन कर लिया जाएगा। कैसे? एग्जेम्प्ट सप्लाईज डिवाइडेड बाय टोटल सप्लाईज कितनी है? 1.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय इनपुट टैक्स। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये हो जाएगा 5,000, ये 5,000 निकलेगा, यहाँ पर भी 5,000 निकलेगा, यहाँ पर 8,000 निकलेगा। करके दिखा दूँ सर जी? 1 मिलियन डिवाइड बाय, सर जी एक काम कर दो, इसको मैं 8 कर देता हूँ। मैंने असल में 8 ही लिखना था, जेन में 8 ही चल रहा था। 1 मिलियन डिवाइड बाय 8,00,000 डिवाइड बाय 1.8 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 18,000, यहाँ पर बनेगा 8,000 रुपये। ये 8,000 रुपये टैक्सेबल गुड्स के लिए तो इसका इनपुट क्लेम होगा, ये जीरो रेटेड के लिए तो इसका रिफंड मिलेगा, ये एग्जाम के लिए तो इसको क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। अगर वो ये कहता कि ये राइपिंग केमिकल जो है ये सिर्फ मैंगोज के लिए इस्तेमाल होता है, जूस में इस्तेमाल नहीं होता, तो फिर अपोर्शनमेंट पता कैसे होनी थी? 5,00,000 डिवाइडेड बाय 10,00,000 मल्टीप्लाई बाय 18। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? फिर इन दोनों पे अपोर्शन करना था ना। अगर आपको उसने खुद बता दिया कि केमिकल इस्तेमाल ही मैंगोज पे हो रहा है, जूस के लिए नहीं हो रहा, तो फिर मैंगो पे इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर इसका मतलब है एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड इन दोनों में अपोर्शन करेंगे। जितना एग्जेम्प्ट का हिस्सा बनेगा इसको इग्नोर कर देंगे, जितना जीरो रेटेड का बनेगा इसका रिफंड ले लेंगे। तकसीम कर रहे हो ना सर? आप मेरा पॉइंट पिक कर गए हो? ये कॉन्सेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आपको पिक करना चाहिए। अगर वो आपको कह दे कि ये मैंगो का रैपिंग केमिकल सिर्फ जूस के लिए इस्तेमाल होता है,
इसका मतलब है कि ये पूरे का पूरा 18,000 रुपये इनका इनपुट टैक्स क्लेम होगा। यस और नो? सर जी मेरा पॉइंट पिक कर रहे हो? ये कोर कॉन्सेप्ट है, और जिसको ये समझ आ गया उसको गेम समझ आ गई। अपोर्शनमेंट को ध्यान से, अपोर्शनमेंट बड़ी अच्छी होनी चाहिए। मशीन के बारे में वो कह देता है टैक्सेबल और एग्जाम के लिए इस्तेमाल हो रही, तो फिर उन दोनों में अपोर्शन होगा। अगर वो मशीन के बारे में कहते हैं सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही, तो फिर सिर्फ रिफंड मिलेगा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? हमें ना एक कॉमन इनपुट टैक्स की वर्किंग कर रहे होते हैं, ये कॉमन इनपुट टैक्स अपोर्शन करना होता है। अगर आपको पता चल जाए कि ये वाला इनपुट टैक्स कॉमन ही नहीं है, इकट्ठा ही नहीं है, ये खर्चा इकट्ठा है ही नहीं, तो फिर तीनों पे तकसीम ही नहीं होना, तो फिर उसको उस कॉमन इनपुट टैक्स का हिस्सा नहीं बनाते। आ जाए सर, ये कोर कॉन्सेप्ट था एक। चूंकि आज जो न्यूमेरिकल, जो लेटेस्ट अटेम्प्ट में न्यूमेरिकल आया है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, लेकिन उसके अंदर अपोर्शनमेंट टेस्ट नहीं हुआ। इस वजह से अपोर्शनमेंट को मैंने आपको अलहदा से सिखा दिया, बता दिया, समझा दिया। एक बार अब मैं आपको फॉर्मेट की तरफ लेके जा रहा हूं। सर जी अगर हम फॉर्मेट की बात करें, लेट्स से मिस्टर ABC, मुझे लग रहा है कि एक नई शीट बना लूं तो बेहतर रहेगी, क्योंकि आप लोगों के साथ बाद में शेयर करनी है। तो मिस्टर ABC कंप्यूटेशन ऑफ, मिस्टर ABC कंप्यूटेशन ऑफ, क्या रिक्वायरमेंट के लफ्ज आम तौर पे होते हैं? सेल्स टैक्स पेबल, फिर आगे टैक्स ईयर नहीं बल्कि टैक्स पीरियड, कितना? लेट्स से अगस्त 2023। सबसे पहले आता है हमारे पास आउटपुट टैक्स, फिर उसके बाद आता है इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है जी? लोअर ऑफ। इनपुट टैक्स क्या होता है? लोअर ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड फॉर द पीरियड, इसको टोटल करना है। इसके साथ आपने कंपेयर करना होता है 90% ऑफ आउटपुट को। जो लोअर होता है वो किधर आ जाता है? आगे आ जाता है। याद रखना, अगर 90% ऑफ आउटपुट लोअर होगा तो हमेशा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड आएगा। अगर 90% ऑफ आउटपुट लोअर होगा अगर 90% ऑफ आउटपुट लोअर होगा तो 90% ऑफ आउटपुट लोअर होगा तो हमेशा इनपुट टैक्स कैरिड फॉरवर्ड आएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये जितना होगा इसको लेस करेंगे। अब अगली बात बड़ी ध्यान से सुनना, जब आप यहां तक कर चुको तो कैलकुलेटर पर ही ज़बानी देख लो कि आउटपुट माइनस ये दोनों फिगर आंसर प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। अगर आंसर माइनस में आ रहा है तो यहां पर लिख दो सेल्स टैक्स
रिफंडेबल। अगर आंसर प्लस में आ रहा है तो यहां पर लिख दो फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। अगर आंसर पॉजिटिव हो तो इधर आ जाएगा, अगर आंसर नेगेटिव हो तो फर्दर टैक्स सेल्स टैक्स रिफंडेबल के बाद आता है। एक बात ध्यान में रखना, से फर्दर टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो टैक्स वाले कहते हैं ये तो आप हमें जमा कराओ ही कराओ। फर्दर टैक्स हमें हर हाल में जमा करवाना ही पड़ता है एफबीआर को, चाहे हमारा रिफंड ही क्यों ना आ रहा हो, क्योंकि ये इजाफी टैक्स है, ये तो आपको जमा कराना ही पड़ेगा। तो अगर तो आंसर हो रहा हो प्लस में तो आपको हो गए इतने पैसे जमा कराने, साथ फर्दर टैक्स रख के जमा करा दो। और अगर आंसर आ रहा हो नेगेटिव में, आपके भैया आपने हमें पैसे देने, तो वो कहेगा वो ठीक है, फर्दर टैक्स आगे जमा कराओ। सर जी समझ आ रही है? तो फर्दर टैक्स अगर आंसर माइनस में होगा तो फर्दर टैक्स यहां पर आपको लिखना पड़ेगा। सर जी और लास्ट में आपके पास क्या आ जाता है, एक्सपोर्ट रिफंडेबल। ये टोटल चीजें, गिनती की कितनी चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 इससे 7 आइटम्स हैं टोटल सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल में। इसीलिए इस न्यूमेरिकल को आमतौर पे बहुत इजी गर्दाना जाता है और बहुत 1-2 ट्रिकी एरियाज हैं बस इसमें डिस्कस करने वाले। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट अपोर्शनमेंट है, वो मैंने बता भी दिया। ये फिगर्स कहाँ से प्लेस होनी है मैं ये भी बताने लगा हूँ। वर्किंग नंबर 1 सबसे पहले आप बनाते हैं आउटपुट टैक्स। वर्किंग नंबर 1 है आउटपुट टैक्स। जो रजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की है वो भी लिखेंगे, जो सेल्स टू अनरजिस्टर्ड की है वो भी लिखेंगे। ये दोनों लिख दी। अब फर्दर एडजस्टमेंट प्लस माइनस जो भी है वो कर देंगे। सेल रिटर्न हो सकती है, कोई चीज़ सप्लाई हो सकती है, ऐड हो जाएगी, कोई सेल रिटर्न हो सकती है, कोई चीज़ माइनस होनी है वो हो जाएगी। करने के बाद यहां पर आ जाएगी वैल्यू ऑफ सप्लायर्स। सर अब जो थोड़ी सी चेंज इस अटेम्प्ट में है वो ये है कि वैल्यू ऑफ सप्लायर्स जिनके ऊपर 25% टैक्स लगना है उसको लेस कर देंगे, तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगी। इस फिगर पे फिर सेल्स टैक्स लगाएंगे। सेल्स टैक्स लगेगी 18% के हिसाब से। और इसमें ऐड कर देंगे सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 25%। और ये टोटल हो गया हमारा आउटपुट टैक्स आएगा। सर जी क्या आप मेरी बात पिक कर गए हैं? ये वाला आउटपुट टैक्स आपके पास टोटल आएगा। अब हम चलते हैं वर्किंग नंबर 2 की तरफ, जो है इनपुट टैक्स। तो भाई परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन ली, इंपोर्ट्स कर ली, एडजस्टमेंट सेल परचेज रिटर्न हो सकती है, जो भी एडजस्टमेंट प्लस माइनस होगी उससे एडजस्ट करेंगे, परचेजेस आ जाएंगी। इस परचेजेस में से वो वाली इंपोर्ट्स जिन पर 25% टैक्स लगना है, या वो वाली परचेजेस जिस पर 25% पे टैक्स लगना है, इसको लेस कर देंगे। तो आपके पास अदर देन वो वाली परचेज आ जाएगी, इस पे टैक्स लगा देंगे।
एट द रेट ऑफ 18%, सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18%, ये लगा दिया। अब वो वाला सेल्स टैक्स जो एट द रेट ऑफ 25% है वो लगा देंगे, इन दोनों को टोटल कर देंगे, ये आपका इनपुट टैक्स बन जाएगा। आउटपुट टैक्स की समझ आ गई, इनपुट टैक्स की समझ आ गई। सर बस इतनी सी मेजर चेंज है, जो जनरली जो पिछले अटेम्प्ट से इस अटेम्प्ट में जो डिफरेंस है ना, वो मेजर ये है। वर्किंग नंबर 3, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। तो भाई परचेज प्राइस इनटू मल्टीप्लाई करेंगे 18 पर, तो ये प्लांट एंड मशीनरी हो गया। वर्किंग नंबर 4, सर वर्किंग नंबर 4 होती है अपोर्शनमेंट की। वर्किंग नंबर 4 है अपोर्शनमेंट की। अपोर्शनमेंट की वर्किंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट, जीरो रेटेड। सर जी जो फॉर्मेट होता है ना, वो होता है मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है ये सोच के। तो अगर मिसाल के तौर पे वो कहता है सिर्फ आपकी सप्लाईज ही टैक्सेबल है, इसका क्या मतलब हुआ, अपोर्शनमेंट होनी नहीं है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? मैं तो कह रहा हूं भी ज्यादा से ज्यादा क्या आ सकता है, ये आ सकता है, वो करा रहा हूं सर जी। ये टैक्सेबल एग्जाम तो जीरो रेटेड के बाद ये वैल्यू ऑफ सप्लाई, याद रखना ये वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा कौन सी होती है, एडजस्टेड होती है। एडजस्टेड का मतलब है एडजस्टमेंट्स करने के बाद ये वाली जो वैल्यू ऑफ सप्लाई होगी ना, ये आप अपोर्शनमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे टैक्सेबल के हवाले से। और अगर उसने कोई लिखा हुआ है कि एग्जाम्ड गुड्स थी रिटर्न हो गई है, जाहिरन तो एग्जाम्ड गुड्स थी, उस पर कौन सा टैक्स लगना था, रिटर्न हो गई, क्या फर्क पड़ता है, इग्नोर कर देना चाहिए। नहीं भैया, उस रिटर्न को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे तो अपोर्शनमेंट गलत हो जाएगी, वो उससे इनपुट गलत हो जाएगा और बाकी चीजें भी इफेक्ट होंगी। सर समझ आ रही है? तो भाई एडजस्टेड वैल्यू लेनी है, एडजस्टमेंट्स जो लिखी होंगी वो करने के बाद अपोर्शनमेंट के बाद अगला आ गया, अपोर्शनमेंट ये वैल्यू सप्लाई के बाद अगला आ गया इनपुट, कॉमन इनपुट टैक्स। कॉमन इनपुट टैक्स ये जो परचेजेस पे इनपुट टैक्स था, ये वाली फिगर थी, ये वाली, सर इसको यहां पर प्लेस किया बेसिकली, और फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई की बेस पर क्या कर लेंगे, अपोर्शन कर लेंगे। अब आ गया इनपुट टैक्स ऑन पीपीई। ये वाली जो फिगर है ये अब हम उठा के लेके आए हैं, और ये भी वैल्यू ऑफ द सप्लाई की बेस पर अपोर्शन होगी। सर सारी वैल्यूज ऐसे प्लेस कर देनी है। जब मैं अपोर्शनमेंट की वर्किंग कर देता हूँ, मेरा सीक्वेंस क्या होगा न्यूमेरिकल करने का, मैं सबसे पहले सफ़े पर पहला सफ़ा छोड़ के आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करूँगा, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट्स करूँगा, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की एडजस्टमेंट करूँगा, और ये तीनों एडजस्टमेंट जब फाइनल हो जाएंगी तो फिर मैं अपोर्शनमेंट की एडजस्टमेंट करूँगा। पहला पॉज मेरा आना है जब मैंने आउटपुट, इनपुट और प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट पे टैक्स जो है वो फाइनल कर लिया।
उसके बाद मैंने अपॉर्शनमेंट करनी है। अपॉर्शनमेंट के बाद मैंने सिर्फ फिगर्स को प्लेस करना है। ये देखना जरा, मैं ये दिखा सकूं सर जी, ये आउटपुट टैक्स है, ये वाली फिगर मेरी यहां पर चली जाएगी। फिर आ गया ब्रॉड फॉरवर्ड, सर ये गिवन होता है। फिर आ गया फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड में कौन सी वैल्यू आएगी सर जी, ये वाली कॉमन इनपुट टैक्स जो टैक्सेबल होती है सर, ये फॉर द पीरियड में आएगी। 90% ऑफ आउटपुट तो ऊपर से ही निकाल लूंगा। इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, ये जो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है इसका इनपुट टैक्स यहां पर आ जाएगा। फर्दर टैक्स, तो फर्दर टैक्स कैसे निकलेगा, अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई की है एडजस्टेड वैल्यू लेनी है हमने, उसका 3%। सर एक्सपोर्ट रिफंडेबल कैसे आएगा, ये जीरो रेटेड जो होगी ना, इससे एक्सपोर्ट रिफंडेबल आ जाएगा। सर इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड कैसे आएगा, अगर ये लोअर है, अगर ये लोअर है तो ये जो ब्रॉड फॉरवर्ड और फॉर द पीरियड की अमाउंट है इसमें से 90% लेस करेंगे तो ये इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड आ जाएगा। ये एडजस्टमेंट है और मैंने 1 बाय 1 प्लेस करके बता दी है कि भाई कहाँ पर आनी है। तरतीब ये है कि पहले आउटपुट टैक्स करो, फिर इनपुट टैक्स करो। इनपुट टैक्स की ये वाली फिगर मैंने यहाँ पर प्लेस की थी, ये वाली फिगर मैंने प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की फिगर मैंने यहाँ पर प्लेस की थी। पहले वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, फिर उन 3 वर्किंग्स को इस्तेमाल करेंगे, अपॉर्शनमेंट की वर्किंग करेंगे और फिर उसके बाद फॉर्मेट में चीज़ें प्लेस कर देंगे। मुश्किल नहीं है सर, बिल्कुल आसान है और इस तरह से इसको किया जा सकता है। इसकी PDF भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। थोड़ा सा मुझे अब आगे चलना है और एक लेटेस्ट अटेम्प्ट का न्यूमेरिकल है। लो सर, सेल्स टैक्स के न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल करना है सर, ये 8 है। फिर वही बात है कि न्यूमेरिकल को हैंडल करना के लिए नॉलेज भी चाहिए और डेटा हैंडलिंग एबिलिटी भी चाहिए। न्यूमेरिकल हमेशा 2 बार पढ़ते हैं, ये भी पता है। पहली बार पढ़ के इनिशियल टारगेट ज़हन में होना चाहिए। अब जब आप सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल पहली बार पढ़ेंगे तो पता है आपका क्या टारगेट है। पढ़ते जाएं और देखते जाएं इनपुट से रिलेटेड कौन सी एडजस्टमेंट है, आउटपुट से रिलेटेड कौन सी एडजस्टमेंट है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट से रिलेटेड कौन सी एडजस्टमेंट है और चौथे नंबर पे ब्रॉड फॉरवर्ड क्या है। 3-4 बातें होती हैं सर। परचेजेस, ये तो इनपुट से रिलेटेड बातें हैं। रजिस्टर्ड पर्सन से जो परचेज किया इसको तो काउंट फॉर करना है। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन से की है ये फारिग है, इसको इग्नोर करना होता है। अब आगे चलता हूँ। अगली जो बात है वो है सप्लाईज। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, सर रजिस्टर्ड पर्सन को की है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को की है। अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई करते हैं फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, यस और नो, शाबाश। आगे आ जाओ ज़रा। ये एडजस्टमेंट तो दोनों आउटपुट से रिलेटेड है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, जो खरीदारी की है रजिस्टर्ड पर्सन से, उसमें वायर और केबल शामिल हैं जो कि रिपेयर के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इनपुट टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ये वो वाली वायर और केबल नहीं है दीवार के साथ लगी हुई थी। सर दीवार के साथ जो लग जाए उसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। ये मशीन में इस्तेमाल हो रही, इसका इनपुट टैक्स क्लेम होगा। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स गुड्स ऑफ 14 मिलियन परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। सर ये है तो इनपुट से रिलेटेड एडजस्टमेंट। कॉटेज इंडस्ट्री से खरीदा तो मैं क्या करूं,
सर जी खरीदा है, बेचा नहीं है। खरीदा है, बेचा नहीं है। एग्जाम्प्ट ऐसा कुछ भी नहीं होएगा। जिस तरह बाकी अनरजिस्टर्ड पर्सन है उसी तरह ये भी है, कुछ भी नहीं होना। परचेज किया अनरजिस्टर्ड पर्सन से, बस ठीक है, कोई बात नहीं। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, अब ये आउटपुट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। ऑटो पार्ट्स से जो 5 मिलियन के जो फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस कर दिए। सर याद रखिएगा, 2 एडजस्टमेंट बड़ी कॉमनली आती हैं, एक फ्री रिप्लेसमेंट और एक फ्री सैम्पलिंग। जो फ्री सैंपल है वो सप्लाई होता है और आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। जो फ्री सैंपल नहीं है बल्कि फ्री रिप्लेसमेंट है वो सप्लाई नहीं होता। फ्री रिप्लेसमेंट सप्लाई नहीं होता सर जी, ये इट इज नॉट अ सप्लाई। और जो सप्लाई नहीं है उसका क्या मतलब है? आउटपुट चार्ज इसने तो लिखा हुआ है टैक्सेबल के अंदर, तो क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 मिलियन विच वॉज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। सर पुट टू प्राइवेट यूज पड़ा हुआ है ना, सप्लाई है। सप्लाई हो तो आउटपुट टैक्स चार्ज होता है, ये इसने ठीक किया है। रॉ मटेरियल है 2 मिलियन के जो कि फैक्ट्री की इंजीनियर को दिए। सर जी फिनिश गुड्स देने पर आउटपुट चार्ज होगा ना। अगर आप रॉ मटेरियल दे रहे हैं तो फिर इनपुट क्लेम नहीं होगा। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल है तो ये सप्लाई में शामिल नहीं होना चाहिए। अलबत्ता इसका क्या कहेंगे? इनपुट क्लेम नहीं होगा, यहां से माइनस होगा और यहां पर इसका परचेजेस पे इंपैक्ट आएगा, इनपुट क्लेम नहीं होगा। सर जी गुड्स थी 32 मिलियन की जो कि प्रे ट्रेडर को बेची गई थी और उनके साथ क्रेडिट टर्म्स एंड 2/10 2 माह के अंदर देंगे तो 10% डिस्काउंट, 10 दिनों के अंदर देंगे तो 2% डिस्काउंट, 30 दिन के अंदर पेमेंट करेंगे तो कोई डिस्काउंट नहीं। उसने 10 दिन के अंदर देके 2% डिस्काउंट लिया है, क्या करेंगे इसका? सर ये डिस्काउंट वाली एडजस्टमेंट है। क्यों जी? सर ये कैश सेटलमेंट डिस्काउंट है, ये तो नहीं मिलेगा, पूरी अमाउंट ही शामिल होगी और वो ऑलरेडी शामिल है। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स गुड्स ऑफ ₹16 मिलियन प्रोवाइडेड टू कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज हमने जो चीजें बेची है ना अनरजिस्टर्ड पर्सन को, उसमें से 16 मिलियन की वो चीजें हैं जो कॉटेज इंडस्ट्री को बेची हैं। सर ये आउटपुट से रिलेटेड एडजस्टमेंट है और इसके अंदर इसका ताल्लुक इनपुट से था, मैं अलग से मेंशन कर दूं। और 16 मिलियन प्रोवाइडेड टू कॉटेज। सर अब देखो ये जो मैंने बेचा है इसकी एडजस्टमेंट, ये सर मैं माइनस करूंगा 16 मिलियन यहां पे लिख के। क्यों? फर्दर टैक्स। कॉटेज इंडस्ट्री को जो चीज सप्लाई की जाती है उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। एनी इंस्टीट्यूशन, एनी पर्सन हु इज नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड, तो उस पर फर्दर टैक्स नहीं लगेगा। लो सर 25 मिलियन रॉ मटेरियल ऑफ ₹25 मिलियन डिस्ट्रॉय हो गया था। रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया है, फिनिश गुड्स डिस्ट्रॉय होती तो सप्लाई थी, रॉ मटेरियल सप्लाई हुआ है तो इनपुट क्लेम नहीं करेंगे। सर जी समझ आ रहा है? तो ये चीज हमेशा अपने ज़हन में रखना। जनरली जब हम गुड्स की बात कर रहे होते हैं तो उससे मुराद हमारा फिनिश गुड्स होता है, लेकिन जब वो कैटेगोरिकली कह देता है रॉ मटेरियल, तो भाई रॉ मटेरियल पर तो अभी प्रोसेसिंग होनी थी, फिर उसने तैयार होना था, फिर उसकी फाइनल वैल्यू आनी थी, फिर आउटपुट लगना था ना। तो तैयार चीज पर तो पता है कि ये आउटपुट है। अब जो चीज खरीदी और वो जल गई या खराब हो गई तो फिर इनपुट क्लेम नहीं होगा, आउटपुट तो अभी दूर था सर। ये रॉ मटेरियल ऑफ 26 मिलियन वर रिटर्न टू सप्लायर। सर सेल परचेज रिटर्न है 26 मिलियन की।
मटेरियल परचेज किया था नवंबर 22 को। नवंबर, सर जी आपको पता है 180 दिन के अंदर अंदर डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होनी चाहिए, यस और नो? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो अभी करीब की बात ही है, 3 माह हुए हैं, तो सर ये रिटर्न हो सकती है सर। A sales tax invoice of 8 million dated 15 जून was erroneously not declared। बड़ा बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये। सेल्स टैक्स इनवॉइस को हम डालना भूल गए थे। किस महीने में? जुलाई के महीने की सेल्स है, जुलाई के महीने की सेल है और हम उसको सेल्स टैक्स रिटर्न में शो करना भूल गए थे, अपनी सेल में डालना भूल गए थे। अब डाल सकते हैं या नहीं? सर जी हमने ये पढ़ा था कि 6 पीरियड के लिए कैरेट फॉरवर्ड होता है। जुलाई छोड़ दो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी में 6 माह पूरे हो गए, तो क्या अब आउटपुट चार्ज करेंगे या नहीं? सर इसका जवाब पता क्या है? इसका जवाब है कि भैया वो इनपुट के बारे में था, ये आउटपुट है। आउटपुट से पैसे एफबीआर को आते हैं, वो जब भी आए वो कहेंगे बिस्मिल्लाह। सर समझ आ रही है? तो ये शामिल होना, समझ आ रही है सर? टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹19 million were returned by customer. These goods were sold in July 2022। 19 मिलियन की रिटर्न है, टैक्सेबल गुड्स 19 मिलियन की जो रिटर्न हुई है, ये गुड्स बेची गई थी। अब ये सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न के डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू होना होता है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है? 180 दिन के अंदर अंदर जब जुलाई से काउंट करेंगे तो ये 180 दिन से ज़्यादा बन रहे हैं। जुलाई से काउंट करेंगे तो जनवरी में 180 दिन पूरे हो जाते हैं। तो जनाब इसका मतलब ये है कि ये चूँकि 180 दिन से ज़्यादा है, तो ये रिटर्न से टैक्सेबल गुड्स की 19 मिलियन की रिटर्न है। 180 दिन के अंदर डेबिट क्रेडिट नोट इशू हो जाना चाहिए था। अगर वो उसके बाद हुआ है तो हम उसको रिटर्न को अलाउ नहीं करेंगे, ये रिटर्न नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, ई बिल कितना है? 1.2 मिलियन के बराबर, कुछ नहीं बताया। तो ये तो पता है ना कि ये इनपुट टैक्स है, ये पता है ये आउटपुट टैक्स से रिलेटेड है, ये भी पता है ये आउटपुट टैक्स से रिलेटेड है, ये दोनों इनपुट टैक्स से रिलेटेड है, और ये ब्रॉड फॉरवर्ड है 27 मिलियन। सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। वो पिछली अटेम्प्ट में आया था 17% था, हमने अब 18% का करके करना है। ठीक हो गया सर? सर जी क्या नाम था? कॉन्फिडेंस इंजीनियरिंग, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल। टैक्स पीरियड क्या है? फरवरी 2023। मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो आ सकती है उसका फॉर्मेट बता दिया, लेकिन यहाँ पर जब सेल्स ही एक टाइप की हैं फिर तो मसला ही हल है सर। यहाँ पर लिख लें आउटपुट टैक्स वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 आउटपुट टैक्स। बड़ी आराम से एक एक चीज़ बताऊंगा, रेफर कराऊंगा, तसल्ली से देखिएगा। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन कितना है सर?
220। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, जी ये कितना है 40। अब आउटपुट टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तीसरी एडजस्टमेंट है ऑटो पार्ट्स। रिप्लेस्ड फ्री ऑफ कॉस्ट, कितने हैं सर? सर अंदर शामिल हैं, नहीं होने चाहिए थे, माइनस कर रहा हूं। ऑटो पार्ट्स ऑफ 4 मिलियन जो वर विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। सर ये सप्लायर्स के अंदर शामिल हैं और होने भी चाहिए थे, इसका कुछ भी नहीं करेंगे। पर्सनल यूज ऑलरेडी इंक्लूडेड। रॉ मटेरियल, सर जी ये जो रॉ मटेरियल है ये तो अभी रॉ मटेरियल जो है ये तो अभी तैयार हुआ ही नहीं था, तो सप्लाई की तुक नहीं बनती। अलबत्ता इनपुट टैक्स क्लेम नहीं करेंगे। रॉ मटेरियल इंजीनियर कितना लिखूं सर? 2 मिलियन। अच्छा जी आगे आ जाइए। 32 मिलियन विच वर पेड टू प्रे ट्रेडर। सर ये कैश / सेटलमेंट डिस्काउंट है, नील। सेटलमेंट डिस्काउंट वैल्यू सप्लाई में से लेस नहीं होता। आउटपुट टैक्स के हवाले से ये वाली एडजस्टमेंट थी, ये मैंने कर ली। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये 16 मिलियन मैंने यहां पर लिख दिया है। जब मैं फर्दर टैक्स कैलकुलेट करूंगा तो लेस करूंगा। अच्छा जी उसके बाद आ गया आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट है सेल्स टैक्स इनवॉइस ऑफ 8 मिलियन। सर वो वाली ऑलरेडी शामिल थी, ये वाली इनवॉइस शामिल नहीं है, करनी है। जुलाई 2022 है, कितना 8 मिलियन शामिल कर देंगे। टैक्सेबल गुड्स ऑफ 19 मिलियन वर रिटर्न बाय कस्टमर, ये सेल रिटर्न है। क्या ये शामिल है? नहीं शामिल। अगर शामिल ही नहीं है तो फिर माइनस भी। और सर जी इतनी ये वाली बात तो सेंस होनी चाहिए आपको। जो चीज शामिल है उसको निकालना है तो क्या करेंगे? जो चीज पहले शामिल ही नहीं है उसकी रिटर्न हो गई तो हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। भैया मेरी बात समझ आ रही है? इंक्लूडेड नहीं है सर। ऊपर देखो वो लिखता है टैक्सेबल गुड्स में क्या शामिल है, ये वाली चीजें शामिल है। ये एडिशनल इनकम है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये शामिल नहीं है। अब आपने देखना है, एक केस में आपने कहा था ऐड होना चाहिए, ऐड करेंगे। अब वो कहता है नहीं ऐड होना चाहिए था, ना पहले ऐड है। अगर पहले ऐड होता तो माइनस करते, पहले ऐड नहीं है, होना भी नहीं चाहिए था, चुप कर जाएंगे। सेल रिटर्न नॉट इंक्लूडेड इन सप्लायर्स, तो हम इस पे चुप कर देंगे। लो सर आउटपुट से रिलेटेड सारी एडजस्टमेंट्स हो गई। मैं फिर भी एक मार्जिन छोड़ूंगा। क्यों?
पता नहीं आगे सवाल पढ़ना है कोई और एडजस्टमेंट ना आ जाए। कुछ 4 लाइनें छोड़ के नीचे लिखूंगा वर्किंग नंबर 2 इनपुट टैक्स। अब मैं इनपुट टैक्स की बात करने लगा हूं, फिर वर्किंग शुरू करता हूं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। जी कितने हैं टैक्सेबल गुड्स? 338। अच्छा जनाब, टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 338 है। अनरजिस्टर्ड पर्सन जो था उसको इग्नोर कर दिया। अब जरा मैं आ रहा हूँ इनपुट टैक्स की पहली एडजस्टमेंट की तरफ। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में शामिल थी वायर एंड केबल 6 मिलियन की, जो कि यूज होती रिपेयर के लिए। तो भैया शामिल थी, शामिल होनी चाहिए थी, इनपुट टैक्स मिलना चाहिए था, ऑलरेडी शामिल है, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको मैं लिख देता हूं वायर एंड केबल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड। अच्छा आगे चलता हूं। उसके बाद दूसरा आ गया टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इसको तो कुछ भी नहीं करना, इसको इग्नोर ही करना था। तो उसके बाद रॉ मटेरियल जो 2 मिलियन का फैक्ट्री इंजीनियर को दिया था, उस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं मिलेगा। रॉ मटेरियल टू फैक्ट्री इंजीनियर लेस करेंगे। उसके बाद आ गई रॉ मटेरियल 25 मिलियन का जो डिस्ट्रॉय हुआ है। रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड का क्या करेंगे? 25 मिलियन लेस करेंगे। आगे आ गया रिटर्न। परचेज रिटर्न कितनी है? 26 मिलियन। उसके बाद आ गया इलेक्ट्रिसिटी बिल। $1.2 मिलियन। इनपुट टैक्स की और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। और क्या है सर? यहां पर वर्किंग नंबर 3 अपोर्शनमेंट नहीं बताई हुई। वर्किंग नंबर 4 अपोर्शनमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास कॉमन इनपुट टैक्स ही नहीं है। तो अब यही टोटल हमारे पास एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट हमने सारी कर ली। मुझे ज़रा बताइएगा ये टोटल कितना बना? 220 जमा 40 माइनस 5 माइनस 2 जमा 8। सर सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18% कितना बना? 46.98। बताइएगा जरा परचेजेस कितनी बनी? सर इस पे सेल्स टैक्स कितना बना? 52 कर दूं? आ जाए। आउटपुट टैक्स की वैल्यू निकालते हैं 46.98। इनपुट टैक्स उसके साथ क्या लिखना है? लोअर ऑफ। इनपुट टैक्स के साथ लिखना है लोअर ऑफ। लोअर ऑफ के साथ ब्रॉड फॉरवर्ड। जी ब्रॉड फॉरवर्ड बताइएगा। 27 ब्रॉड फॉरवर्ड है, ये दिया हुआ।
फॉर द पीरियड 51.52 टोटल कीजिएगा 78.52 90% ऑफ आउटपुट 46.98 का 90% लीजिए जी 42.28। इन दोनों में से कौन सा है, इन दोनों में से लोअर कौन सा है 42.28। जैसे ही मैंने यहां पर प्लेस किया ज़हन में क्या बात आई, शाबाश, लिखूंगा इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड। कैसे इनपुट टैक्स कैरेट फॉरवर्ड जी 78.52 माइनस 42.28 जी 36.24। सर जी मुश्किल तो नहीं लग रहा। लो जी 90% ऑफ आउटपुट भी आ गया। अब आ गया हमारा, मेरे ज़हन में फौरी पता क्या है, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। क्या है हमारे पास, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का तो इसने नाम भी नहीं लिया, तो फिर क्या चीज रह गई अब, सर जी 46.98 में से 42.28 लेस करेंगे, आंसर प्लस आ रहा है। अगर आंसर प्लस आ रहा है तो फिर फर्दर टैक्स लिख दीजिए, क्योंकि अगर आंसर माइनस आता तो यहां पे नहीं करना था जी। जरा फर्दर टैक्स कितना बनेगा, फर्दर टैक्स कितना बनेगा, ये देखो, इसीलिए मैंने इसको यहां पे प्लेस किया था कि जब मैं लिखूंगा तो मैं देख लूंगा। 40 में से 16 माइनस करते हैं जी भाई, 0.72, ये फर्दर टैक्स। अब आ गया सेल्स टैक्स पेबल जी, बताइएगा 46.98 माइनस 42.28 प्लस 0.72 जी भाई 5.42। सर जी ये आपका सेल्स टैक्स पेबल आ गया और ये आपका न्यूमेरिकल खत्म हो गया। कुछ कॉन्सेप्चुअल एडजस्टमेंट्स थी इसके अंदर, बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सवाल था। कोई बात आपके जहन में आई है तो प्लीज़ पूछिए। एक न्यूमेरिकल और करवा दूं, जो ये न्यूमेरिकल कर तो लिया लेकिन वो मुश्किल वाली फील नहीं आई, मतलब फीका फीका सा न्यूमेरिकल था। दिल चाहता है ऐसा न्यूमेरिकल कराऊं जो कि आपको लगे कि यार क्लास में गए थे तो कुछ सीख के आए हैं। मेहरबान वाला ही कराने लगा हूं सर। ऑल्दो वो आज मेरे प्लान में नहीं था, लेकिन लो यार 10 मिनट ऊपर जरूर लग जाएंगे, लेकिन ये ऐसा न्यूमेरिकल है कि अगर ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया तो फिर दिक्कत नहीं होगी सर इंशाल्लाह आपको किसी न्यूमेरिकल में भी। शुरू करें सर? सर जी
देखिएगा, शुरू करते हैं। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है ये। सेल्स टैक्स का आज तक का जो सबसे अच्छा न्यूमेरिकल है वो ये है। मेहरबान एसोसिएट इज रजिस्टर्ड अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। Mehban Associate is engaged in the business of manufacturing and supplies of various consumer goods. Following information is available from Mehban Associates record for the month of August 2021. Purchases की इंफॉर्मेशन है। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड को तो इग्नोर करते हैं, एग्जेम्प्ट को भी इग्नोर करते हैं। Supplies, taxable goods to registered suppliers, unregistered suppliers पे further tax, exempt goods इस ये exempt होती हैं, export goods ये जीरो रेटेड है। सर अगर exempt good एक्सपोर्ट की जाए, आज ही बताया सर, exempt good को एक्सपोर्ट करें तो वो भी जीरो रेटेड। तो भाई ये दोनों ब्लॉक जो है वो जीरो रेटेड है, ये exempt है और ये टैक्सेबल है। ये सारी गेम चल रही है आउटपुट टैक्स की, ये सारी गेम चल रही है इनपुट टैक्स की। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन में क्या शामिल है? मटेरियल वर्थ 296,000 विच वाज एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई। सर अगर वो आपको क्लैरिटी से कह रहा है कि ये चीज खास तौर पे एग्जेम्प्ट के लिए है, तो उससे फिर कॉमन में शामिल नहीं करना। यही सिखा रहा था आपको मैं अपोर्शनमेंट में। तो वो अब कह रहा है आपको कि ये वाली चीज 2,96,000 की चीज खास तौर पे किसके लिए है, तो भैया इसको कॉमन में शामिल करके तकसीम नहीं करना। मटेरियल वर्थ 675,000 विच वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट। सर अगर ये सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए है तो इसका रिफंड मिलेगा, इसको कॉमन में शामिल नहीं करना। इनपुट से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स हैं। 1.5 लाख रुपए की गुड्स हैं जो हमने कैश में परचेज की थी। 1.5 लाख रुपए की गुड्स हमने कैश में परचेज की थी, इनपुट नहीं मिलेगा सर। 50,000 से ज्यादा की चीजें, क्रॉस बैंकिंग चैनल, एक बैंक बिजनेस बैंक अकाउंट से दूसरे बिजनेस बैंक अकाउंट, और 180 दिन, याद है ये 4 बातें पूरी होनी चाहिए। सर ये 500 kg ऑफ टी परचेज की थी 3,60,000 रुपए की 1 kg वाली पैकिंग में। ये थर्ड स्केजुअल आइटम है, उसने खुद बता दिया। आपने परचेज की है, रिटेल प्राइस थी 900 और 300 kg हमने बेच भी दी है, तो इसका ताल्लुक इनपुट से भी है और आउटपुट से भी। इसको भी डिटेल में मैं एडजस्टमेंट देखता हूँ। टैक्सेबल गुड सप्लायर्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन कितना था? 3,20,000 विच वर सोल्ड टू अ कस्टमर हु डिड नॉट प्रोवाइड CNIC NTN। सर जो CNIC या NTN प्रोवाइड नहीं कर रहा और इनवॉइस भी 1 लाख से ऊपर है तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। उतने परसेंट सप्लाईज पे इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। अब बजाय कि उतने परसेंट निकालते, उसने आपको ये 320 की बेची है, 275 की खरीदी है, ये खुद ही बता दिया। यानी 2,75,000 रुपए पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। फॉलोइंग फिक्स एसेट वर परचेज ड्यूरिंग द ईयर: मशीन ए, मशीन बी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। मशीन ए सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए खरीदी, इसका मतलब है ये कॉमन में नहीं जाना और ये सिर्फ इसका रिफंड मिलना। और मशीन बी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के लिए खरीदी है। इसका मतलब है कि इसके हवाले से जो इनपुट था वो सिर्फ टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट के में अपोर्शन होना है, इसमें एक्सपोर्ट पे अपोर्शन। मैं बार बार कह रहा हूं अपोर्शनमेंट की वर्किंग करो, अपोर्शनमेंट अपनी मजबूत रखो। चले आगे, फर्नीचर एंड फिटिंग्स आ गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है?
इतना बिल है, सेल्स टैक्स उसने खुद बता दिया है, ये भी इनपुट टैक्स है, ये प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है, ये भी इनपुट टैक्स से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। सेल्स टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड, ये ब्रॉड फॉरवर्ड की एडजस्टमेंट है। इनपुट टैक्स 186,000 से रिलेटेड था और परचेज की गई थी 1 फरवरी में। आप बताएं क्या वो क्लेम कर सकते हैं? हमारा कौन सा महीना है? अगस्त है। फरवरी छोड़ दो, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त इनपुट क्लेम हो सकता है? यस, आखिरी महीना ही था, एडजस्ट कर लेंगे। लो सर, सवाल यहां पे कंप्लीट हो गया। इसको करना शुरू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेएबल। सबसे पहले हमने करना है आउटपुट टैक्स। इसकी वर्किंग है वर्किंग नंबर 1। आउटपुट टैक्स की वर्किंग है वर्किंग नंबर 1। आ जाओ ऊपर, पहले जरा आउटपुट टैक्स की वर्किंग कर लें। आगे चलते हैं। सर जी आउटपुट टैक्स की वर्किंग करते हैं। यहां पर लिखते हैं टू रजिस्टर्ड पर्सन। जी कितना है? 8650,000। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये कितना है? 1560,000। टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आ गया, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन आ गया। ये दो आ गए, ये तीनों तो आने नहीं है। आउटपुट के हवाले से एडजस्टमेंट्स। 5000 केजी की टी खरीदी थी, 500 केजी टी खरीदी है 3,60,000 रुपए की, जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है। रिटेल प्राइस थी टी की 900। बाय द एंड ऑफ अगस्त ये बेची है 300 केजी की टी बेची है 790 की। सर थर्ड स्केड्यूल आइटम पे किस अमाउंट पे टैक्स लगता है? रिटेल प्राइस पे। इसने सप्लाईज में कितना शामिल किया हुआ है? 790। होना कितना चाहिए? 900 होना चाहिए, 790 शामिल है, पीछे कितना रह गया? 110 मल्टीप्लाई बाय 300 केजी है ना सर जी, कितना हो गया? 900 माइनस 790 मल्टीप्लाई बाय 300, 33,000 शामिल कर दिया। सर समझ आ गया? आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर आउटपुट टैक्स की और एडजस्टमेंट देखिए, और आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट नजर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, मैं जगह छोड़ के ही आगे जाऊंगा, अगर बाद में आ गई तो मैं उसको कवर कर सकूंगा। इनपुट टैक्स की वर्किंग करता हूं। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन कितना है सर? 4,960,000। रजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस किया 4,960,000 की। आगे चलते हैं। परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन था 4,960,000।
उसके बाद आ गया इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट्स। मटेरियल जी, एग्जैम्प्ट गुड्स जो हैं, एग्जैम्प्ट सप्लाईज के लिए जो चीज़ें खरीदी गई हैं उस पर तो इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होना, ये लेस कर दिया। और जो ज़ीरो रेटेड हैं उस पर सारा रिफंड मिलना है, वो भी कॉमन में नहीं आना। एग्जैम्प्ट वाला, सिर्फ एग्जैम्प्ट वाला भी कॉमन में नहीं आना, सिर्फ ज़ीरो रेटेड वाला भी कॉमन में नहीं आना। परचेजेज इन कैश, ये तो गलत हो गया ना, आपने कैश में क्यों परचेज कर लिया, इस पर भी ये भी माइनस हो जाएगा। अब ये एडजस्टमेंट आज तक की जितनी एडजस्टमेंट्स आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्रिकी इसलिए है कि थर्ड स्केड्यूल आइटम जब आप ख़रीदते हैं तो उस पर देते भी टैक्स रिटेल प्राइस पे ही है। जब आप थर्ड स्केड्यूल आइटम ख़रीदते हैं तो उस पर टैक्स देते भी रिटेल प्राइस पे ही है। ये कहता है कि परचेजेज हमने 500 kg की की हैं और 3,60,000 रुपये की कॉस्ट पड़ी है, जबकि आप मुझे बताएं जो थर्ड स्केड्यूल आइटम है उसको ख़रीदते हैं तो भी इनपुट टैक्स भी रिटेल प्राइस पर होता है। कितना भैया, 500 kg है, रिटेल प्राइस कितनी है 900। जी बताइए कितना बन गया, 4,50,000। इसने कितना शामिल किया हुआ है, 3,60,000 शामिल किया हुआ है। सर मेरी बात पिक कर रहे हो? तो भैया 90,000 यहां पर ऐड होना है, 90,000 यहां पर ऐड होना है, क्योंकि जो टैक्स देना है थर्ड स्केड्यूल आइटम पे वो भी रिटेल प्राइस पे देना है, जो चार्ज करना है वो भी रिटेल प्राइस पे करना है। सर जी क्लियर होगी बात? इस वजह से हमने 360 पहले ही ऐड था, बकाया ऐड कर दिया। फिर आ गया अनरजिस्टर्ड टैक्सेबल गुड सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। तो भैया ये कितना है, 275 है सर। भाई जितने परसेंट सेल अनरजिस्टर्ड पर्सन को की गई है और उसने CNIC भी नहीं दिया तो वो तो माइनस नहीं होगा, इसको लेस कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल का मसला ये होता है कि ये इसने टैक्स की अमाउंट बताई हुई है, ये परचेजेस में ऐड नहीं करना बल्कि जब टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा उसके अंदर ऐड करना है। ये इनपुट टैक्स है 186,000 का, ये इनवॉइस नहीं है, इसका मतलब है इसको भी परचेज में ऐड नहीं करना बल्कि टोटल टैक्स में ऐड करना है। सर जी देखिएगा, ये भी टैक्स में ऐड करना है, ये भी टैक्स में ऐड करना है, कोई और एडजस्टमेंट तो नहीं रह गई? नहीं सर जी, इसको टोटल कर लें सर। 2960,000 जी 3654 सर। सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 18% जी। सर इस सेल्स टैक्स में ऐड होगा सेल्स टैक्स ऑन ई बिल, कितना था सर 154,250। उसके बाद ऐड होगा सेल्स टैक्स ऑन फेब्रुअरी इनवॉइस जी, कितनी है 186,000। भैया ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई, ये वाली एडजस्टमेंट भी हो गई। टोटल कीजिएगा 657720154250 और 186,000 जी भाई। ये मेरा इनपुट टैक्स आ गया सर। अब वर्किंग नंबर 3 करनी थी हमने, इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। वर्किंग नंबर 3 करनी थी इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट।
सर जी इसमें एक तरफ तो मशीन ए है जिस पर टैक्स बनता है 3,60,000 और इसका क्या मिलना है, ये रिफंड है चूंकि जीरो रेटेड है। दूसरी तरफ मशीन बी है, इसका मिलना है 5,40,000 और ये किसके लिए है, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्ट के लिए। सर जी ऐसा ही है ना, इसने पोर्शन होना। अब मैंने जब ये सारी वर्किंग कर ली, मैंने सबसे पहले स्टेप में आपने गौर किया, मैंने तीनों वर्किंग्स अपनी सीधी की हैं, वर्किंग 1 2 3। जब मैं इससे फारिग हो गया, यहां पर देख लीजिए फर्नीचर एंड फिटिंग भी है, इस पर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होता। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैं वर्किंग नंबर 4 की तरफ। अब जब मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, सर क्या कर लिया है, सारी एडजस्टमेंट्स रिलेटिंग टू इनपुट आउटपुट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट कर ली हैं, फिर उसके बाद अब वो टाइम आ गया है कि मैं अब अपॉर्शनमेंट करूं। अपॉर्शनमेंट में हमें वैल्यूज एडजस्टेड चाहिए होती हैं, तो ये ना हो कि आप वर्किंग या कोई एडजस्टमेंट पेंडिंग हो और आप ये वर्किंग शुरू कर दें, ये वर्किंग गलत हो जाएगी सर। लो सर, अपॉर्शनमेंट यहां पर लिखते हैं टैक्सेबल, यहां पर लिखते हैं एग्जेम्प्ट, यहां पर लिखते हैं जीरो रेटेड। आपको एक बात बताऊं, मैंने एग्जेम्प्ट जान के ऊपर लिखा है क्योंकि एक चीज ऐसी है जो कि टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट में पोर्शन होनी है, तो वो साथ साथ लिखेंगे तो वर्किंग करने में आसानी होगी। अभी मैं आपको मजीद एक्सप्लेन भी करता हूं। सर जी सबसे पहले इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई है, जी बताइएगा। वन 1,0,2,4,3,0,0,0, साथ ही इसका सेल्स टैक्स भी निकाल दें, साथ ही सेल्स टैक्स भी निकाल दें। 1,84,3,740, 1,0,2,4,3,0,0, 1,0,2,4,3,0,0। एग्जेम्प्ट कितनी है सर, 1,740,000। जीरो रेटेड कितनी है सर, 32,00,000,000। जी जरा मुझे बताइएगा इसका टोटल क्या है। 1,5,1,8,3,000। मुझे कंफर्म कीजिएगा, फिगर गलत हो गई तो फिर सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी। सर जी उसके बाद आ गया कॉमन इनपुट कॉमन इनपुट टैक्स। सर जी कॉमन इनपुट टैक्स पे फिगर कौन सी उठा के लानी होती है, ये वाली सर, वर्किंग 2 की फाइनल फिगर 997970, 997970। सर जी मुझे ज़रा बताइएगा, 10 अपोर्शन करने लगाऊं, 1,0,2,4,3,0,0 डिवाइड बाय 1,5,1,8,3,0,0 मल्टीप्लाई बाय 997970। जी 673,20। सर जी 267 का है, मुझे कंफर्म कीजिए। फिर 1,740,000 डिवाइड बाय 1,5,1,8,3,0,0 मल्टीप्लाई बाय 997970। जी
114369। अच्छा जी, फिर 32000000 डिवाइड बाय 1518300 मल्टीप्लाई बाय 917970 जी 210334। ये कॉमन इनपुट टैक्स। अब आ गया बिस्मिल्लाह, जी बताइएगा जरा। सर जी सबसे पहले तो आपको ये वाली फिगर लेनी है 5,40,000 की, और जीरो रेटेड को क्या कर देना है, जीरो रेटेड पे तो नहीं ना आना, अपोर्शनमेंट किसके दरमियान करनी है, एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल। इतनी सेंस होनी चाहिए कि यार गेम क्या की रिक्वायरमेंट है और अपोर्शनमेंट किस तरह करनी है, यही आर्ट है। 1024300 प्लस 174000 दोनों को जमा करेंगे, चाहे ऐसे लाइन ना ड्रॉ करें, जबानी कर लें, मगर 1024300 डिवाइड बाय 1198300 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 जी 461589। दूसरा भी इसी तरह ही 1740000 डिवाइड बाय 1198300 मल्टीप्लाई बाय 5,40,000 78411। लो सर 78411 आ गया आपके पास। अपोर्शनमेंट की जब मेरी वर्किंग कंप्लीट हो गई ना, तो सर बस अब हो गया काम। मैं यहां पर लिखूंगा आउटपुट टैक्स की अमाउंट, जी बताइएगा। आउटपुट टैक्स की अमाउंट मेरे पास ये आ रही है 1843740 1843740। उसके साथ मैं लिखूंगा इनपुट टैक्स और वो लिखूंगा लोअर ऑफ, जी लोअर ऑफ में ब्रॉड फॉरवर्ड दिया हुआ सर 1137580। फिर आ गया फॉर द पीरियड, जी बताइएगा। सर जी नहीं, ये वाली फिगर नहीं आती, 673267 ये वाली फिगर आनी है 673267। इन दोनों को जमा कर दें 1810847 और 90% ऑफ आउटपुट भी लीजिए 1659366। इन दोनों में से कौन सा लेंगे, लोअर 1659366। जैसे ही मैंने लिखा मेरे ज़हन में क्या आया, चलो भाई पहले कैरेट फॉरवर्ड तो लिखो, जिंदगी का कोई पता नहीं है। इनपुट टैक्स, जी भाई 16593 नहीं यार, लिखो 1810847 माइनस 1659366 ये लेस करेंगे तो आपके पास है 151481। लो सर कैरेट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स तो आ गया, कैरेट फॉरवर्ड इनपुट टैक्स तो आ गया। अब 90% ऑफ आउटपुट जो है वो आपके सामने आ गया है।
अब आ गया इनपुट टैक्स ऑन प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। सर जी ये वाली फिगर उठाएंगे 461589। अब मेरी बात आराम से सुनो, ये दोनों लिखे उसी वक्त ही देखा 18 में से 16 और 4 20, तो ये बने कंफर्म बात है, आंसर नेगेटिव में आएगा। जैसे ये बात पता चली आपने देखी, यहां पर लिख दिया सेल्स टैक्स रिफंडेबल। जी बताइएगा 277215 कंफर्म कीजिए, यही फिगर है सर? लो सर ये लेस कर दिया, माइनस में है ना। अच्छा जी अब यहां पर लिखना है हमने फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3%। सर टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कितना था? 1560000। बड़ी ध्यान से एक बात समझे, मैं ये सब मिटाने लगा हूं ताकि आपको ये काम की बात समझा सकूं। रिटेल प्राइस ऑफ द टी वॉज 900 बाय द एंड ऑफ अगस्त। 300 kg सप्लाई कर दिए गए थे अनरजिस्टर्ड होलसेलर को। सर जी 300 kg अनरजिस्टर्ड होलसेलर को सप्लाई कर दिया था, यानी ये अनरजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाईज में शामिल है 1560000। मुसीबत यह है कि थर्ड स्केड्यूल आइटम पे फर्दर टैक्स नहीं लगता। अब मैं 1560000 का सिंपल 3% नहीं ले सकता, इसमें से मुझे लेस करना पड़ेगा। कितनी अमाउंट? जितनी इसके अंदर ऑलरेडी शामिल है थर्ड स्केड्यूल आइटम की। कितनी शामिल है? 790 मल्टीप्लाई बाय 300। यार मेरा पॉइंट पिक किया। टी से रिलेटेड थर्ड स्केड्यूल आइटम है, टी से रिलेटेड जितनी चीजें शामिल थी, जितना पैसा शामिल था सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड में, चूंकि वो थर्ड स्केड्यूल आइटम है उसको लेस करना था। सर जी मेरी बात पे कर गए, तो 1560000 में से 237000 कर दिया। अब जो भी अमाउंट आएगी अब उसका 3% लेंगे। 39690। सर जी ये बच्चों को अब ये वाली एडजस्टमेंट जो थी, ये अब आपको समझ आया कितनी ट्रिकी एडजस्टमेंट थी। एक इसका इंपैक्ट इनपुट पे जा रहा था कि भाई थर्ड स्केड्यूल है, पूरा अमाउंट दी होगी। एक इसका इंपैक्ट आउटपुट पे जा रहा था कि भाई रिटेल प्राइस पे ही टैक्स लगना है। इनपुट पे भी रिटेल प्राइस पे टैक्स दिया, आउटपुट पे भी रिटेल प्राइस पे टैक्स देना है। और तीसरे नंबर पे चूंकि ये अनरजिस्टर्ड में शामिल थी, तो थर्ड स्केड्यूल आइटम अगर अनरजिस्टर्ड है तो जनाब थर्ड स्केड्यूल आइटम अगर अनरजिस्टर्ड को भी दी गई है तो फर्दर टैक्स नहीं लगना, चूंकि ये एक्सेप्शन टू द रूल में फॉल करता है। सर जी मेरा पॉइंट समझ आया? ये असल में तीनों बातें थी जिसकी वजह से ये लेस करके ये किया। अब आखिरी बात रह गई है एक्सपोर्ट रिफंडेबल। हाँ भाई एक्सपोर्ट रिफंडेबल में सबसे पहला काम ये करो कि 210 334 लिखो। सर फिर उसके बाद ये काम करो, ये देखो 3,60,000 मशीन का वो आना था, लो सर। तीसरे नंबर पे सर आपने ये परचेज की थी जो जीरो रेटेड थी,
सो आइडली अगर मुख्तलिफ जगहों पर बिखरी हुई चीज़ें हो ना तो एक निशानी लगा दिया, लेट्स से Z लिख दिया वहाँ पे, ताकि बाद में उसको ढूंढना, कवर करके एक जगह पर लिखना आसान हो अगर बिखरी हुई हो चीज़ें। तो 6,75,000 सर 675 पूरा लिख दूं? नहीं लिख सकता। क्यों सर? 675 पूरा नहीं लिख सकता, ये तो इनवॉइस की वैल्यू है, ये तो इनवॉइस की वैल्यू है। टैक्स इस पे कितना है? 18%। जी भाई अब बताइए 210334 प्लस 3,60,000 प्लस 6,75,000 का 18%। जी 691,834। और सर समझ गए? इस तरह से ये सवाल करना। तो मेरे मुताबिक जो लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था उसमें चूंकि अपोर्शनमेंट नहीं थी तो वो सवाल उतना मुश्किल नहीं तस्वुर किया गया, गर्चे 15 मार्क्स का सवाल था, 15 मार्क्स का सवाल था। उसके नीचे भी एक एडजस्टमेंट थी कि उसने पूछा कौन सी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं कौन सी नहीं कर रहे, 4 मार्क्स का, शायद 3 या 4 मार्क्स की वो एडजस्टमेंट थी। बहरहाल आसान सवाल था। और ये वाला सवाल मेहरबान वाला ये अब तक का सबसे मुश्किल सवाल है। सो मैंने कहा कि लेटेस्ट अटेम्प्ट जब सारे करवाए हैं तो फिर सेल्स टैक्स का भी कराना चाहिए, तो वो भी करवा दिया और ये भी करवा दिया। सर तसल्ली से मैंने टाइम देखा था, उस वक्त मैंने आपको कहा था कि शायद हमें 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए। ये हिस्ट्री का सबसे मुश्किल सवाल मैंने एक एक एडजस्टमेंट आपको सिखाई है, पढ़ाई है, कराई है और 31 मिनट में हम ये सवाल कर पाए हैं। सर अगर आपको चीज़ आती हो, डेप्थ में आपको चीज़ों का पता हो, नॉलेज हो तो आसानी हो जाती है। सर मेरे मुताबिक आपको कम से कम 8 से 10 न्यूमेरिकल सेल्स टैक्स के लाजमी करने चाहिए। जो न्यूमेरिकल लेटेस्ट का था वो मैंने करा दिया, जो न्यूमेरिकल सबसे मुश्किल आया हुआ है मेहरबान ये मैंने करा दिया। इसके बाद एक ट्रिकी न्यूमेरिकल और वो पिछली से पिछली अटेम्प्ट का है जाहिद, उसकी वीडियो इंशाल्लाह हम शेयर कर देंगे। तो 3 न्यूमेरिकल अगर आप इस फॉर्मेट पे करके पिक कर लें तो बस फिर बाकी चीज़ें आसान होंगी। अगर हम थ्रू आउट इस सेशन को कंक्लूड करें तो सर मैं आप लोगों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन 5 दिनों में चैप्टर 2 और 3 के अलावा बाकी सारे चैप्टर्स डिस्कस कर पाया और उनके पास पेपर्स और न्यूमेरिकल्स। अलबत्ता चैप्टर 2 और 3 ये 2 चैप्टर्स वो हैं जो जिनकी वीडियोस आपके साथ इंशाल्लाह, इसीलिए असल में ग्रुप बनाने का मकसद ही ये था कि हम आपको सर्व कर सकें और चैप्टर 2 और 3 की वीडियोस भी आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में और यूट्यूब में शेयर कर दी जाएगी। वो एक प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसमें ये सारे वीडियोस जो रिवीजन की वो भी और जो मैं कमिट कर रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से वो भी मैं करवा रहा हूँ। अब चैप्टर 2 और 3 की वीडियोस हो गई, 2 ये वाले काम है, तीसरा मैंने आपको जाहिद एसोसिएट कहा जो इन दोनों के बाद मेरे मुताबिक सबसे अच्छा सवाल है वो जाहिद वाला है। वो सवाल ज़रूर करें और वो सवाल करके उसके बाद देखें। फिर उसके बाद आपने 3 सवाल ही हो गए तो कम से कम 5 सवाल और ज़रूर करने हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। थ्रू आउट हम चीज़ों को लेके डिस्कस करते रहे और बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम नहीं ले सके चूँकि हमने बड़ा लेंथी एरिया कवर करना था। लेकिन मैं आपको ये यकीन दहानी करा दूँ कि टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम आपके जहन में कोई सवाल हो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं शामिल हूँ। आप व्हाट्सएप ग्रुप को असल में हमने एडमिन ऑनली इसलिए रखा होता है कि मुख्तलिफ बच्चे अपने ख्यालात का इजहार उसमें शुरू कर देते हैं जो मुझे मुनासिब नहीं लगता। अगर आपको बहुत ज़्यादा सवाल पूछना है सर टीचर, मैं सब लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि मैं उस ग्रुप में एडमिन हूँ, अनायत साहब भी उस ग्रुप में एडमिन है और तो वो बस क्लिक करें सिंपल और जो मैसेज करना है जिस तरह आप क्लास में वॉइस में मैसेज पूछ लेते हैं उस तरह मैसेज पूछ लें। कोई चीज़ दिखानी है छोटी सी वीडियो या छोटा सा तस्वीर उतार के स्क्रीनशॉट उतार के सवाल पूछ लें। इंशाल्लाह टिल द डेट ऑफ एग्ज़ाम
मैं ये ज़रूर आपसे कमिट कर सकता हूँ कि आपने ये नहीं समझना कि आपके पास कोई सवाल है और उसका जवाब देने वाला नहीं है। इंशाल्लाह जिस काबिल हुआ ज़रूर इंशाल्लाह सपोर्ट करूँगा। इस सेशन में मेरे पास आपको बताने के लिए ये सब बातें ही थी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और मैं दुआ गूँ आपके लिए। थैंक यू सो मच जी।